चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, क्लास 10th। यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे 100% लाना चाहते हैं साइंस में, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, वो मैंने यहाँ पर संकलित किए हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए, देखिए आप 2014 जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब बेस्ट क्वेश्चन हैं। सब पूछे गए हैं 17, 15, 17, 13, 16, 18, 11, 23, 13, 14, 16, मतलब हर वो क्वेश्चन 15, 17 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आप जानते हो कि जितने भी आपका ये भी एग्ज़ाम होते हैं 10th के 12th के और भी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम है, ज़्यादातर उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पीछे से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, आप करिएगा। इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। आपके सब क्वेश्चन समझ में आने के बाद आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। और एक बात, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो पढ़ के आए होंगे वही समझ पाएंगे। जिन्होंने क्वेश्चन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस कब करते हैं? जब आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, तब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जिन्होंने चैप्टर अगर पढ़ लिया, अगर उसके बाद ये इन क्वेश्चनों को कोई भी करता है तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका आंसर बी। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा गया है। ठीक है, अच्छा समझिए इसको। ये आपका कोई अवतल दर्पण है, यहां पर F है, यहां पर इसका C है। C और F इन दोनों के बीच में रखा गया है आपको वस्तु को। ये तो पूछ रहा है वस्तु बड़ी छोटी कैसी बनेगी। सबसे पहली बात, तो अवतल है, तो अवतल दर्पण में उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। उल्टा और आभासी नहीं बनेगा, सीधा और आभासी नहीं बनेगा। या तो उल्टा बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा, या तो वास्तविक बड़ा या छोटा। बस ये देखना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। आप एक बात समझिए कि अगर वस्तु C पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो? C पर रखी हो, यहाँ, तो हमेशा इसका प्रतिबिंब C पर बनता है, इसके बराबर बनता है। और जब C से आप आगे बढ़ेंगे इस दर्पण की ओर, तो आपका प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। तो अब इसकी इमेज पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। और कुछ आपको समझा देता हूं यहाँ, क्या इस बात को कंफर्म कर लीजिए। आप ऑप्शन तो काट ही देंगे, कुछ नहीं है। तो जब भी आपको आभासी दिखाई दे, जब भी आपको आभासी दिखाई दे, तो आभासी के साथ कभी भी उल्टा टिक मत कर देना। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आभासी के साथ सीधा ही होगा हमेशा। वास्तविक होगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक के साथ उल्टा होगा। क्लियर? ये अपने नोट्स में लिख लो, इस बात को बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक, लेकिन एक कंडीशन होती है, आपको पता होगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ये वाली, ये P है, यहाँ F है। जब वस्तु इन दोनों के बीच में रखी जाती है तो इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, बड़ा बनता, वास्तविक आभासी बनता है। तो ध्रुव और इसके बीच में रखी जानी चाहिए, ध्रुव व फोकस के बीच में।
संयुग्मी फोकस संभव है। पहले समझें कि संयुग्मी फोकस होता क्या है। संयुग्मी फोकस का मतलब है कि तुमने देखा होगा जब वस्तु को हम ऐप पर रखते हैं, देखो उस पर अनंत पे रखते हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब बनता है ऐप पर, बनता है नहीं बनता है। और जब वस्तु ऐप पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। मतलब दोनों ही उल्टे होते हैं, दोनों ही उल्टे होते हैं। तो इसी को बोलते हैं संयुग्मी फोकस। तो ऐसा देखो उत्तल दर्पण में तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? उत्तल दर्पण में तो हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, आप कहीं भी रख देना वस्तु को, वो हमेशा एफ जो होता है एफ से पहले और पी के बीच में बनेगा, हमेशा, कभी भी, और हमेशा छोटा बनेगा। एक बात लिख लीजिए, उत्तल दर्पण में एक पॉइंट और लिखा देता हूं आपको, इस बात को, जो इसको लिख लेना और इसको भी लिख लो। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, इन दोनों में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। कैसा? छोटा बनेगा हमेशा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी कंडीशन नहीं, कहीं भी रख लो आप चाहे। आभासी होता है, सीधा होता है। आभासी के साथ तो सीधा ही चलेगा, ये रट लो इस बात को। तो अब ये संयुग्मी फोकस वाला हो गया। तो अवतल दर्पण में होगा ये संयुग्मी फोकस, क्योंकि उत्तल में तो कोई पॉइंट कहीं भी चेंज कर लो, पोजीशन फिक्स है, तो कोई फर्क ही नहीं। समतल दर्पण में जहां रखोगे प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा। फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है, ये तो सबको पता होगा, एफ इजिकल टू आर बाई 2। त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। इसके बाद एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी तो आधी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव। याद रखेंगे, ये बात भी लिख लेना। अब देखिए, अब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, तो आंसर डी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दुगनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10, त्रिज्या बतानी, दुगनी हो जाएगी, डी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? बात को समझो। इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मैंने माना ये 10 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब रखा है, तो प्रतिबिंब रखा है यहां। अच्छा एक बात बताओ, 10 सेंटीमीटर ये, 10 ये, तो ये क्या इसका सेंटर नहीं हो गया? सेंटर हो गया ना, कि सेंटर पे रखी है, और सेंटर पे बनी वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनता है, बराबर बनता है। दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण तक फोकस के बीच बिल्कुल नहीं, फोकस पर बिल्कुल नहीं, दर्पण के वक्ता केंद्र पर बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अभी आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि आभासी और बड़ा बनना है, तो ये देखो बड़ा बनना है और आभासी बनना है। छोटा होता तो हमारे पास दो ही ऑप्शन से, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। लेकिन अवतल दर्पण आभासी और बड़ा बनाता है जब पी और एफ के बीच में रखी हो। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, देख लो आप, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीटेड ना हो, बेहतरीन क्वेश्चन है सब। और देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी भी अदर बुक से निकाल रहे हैं, कोई भी डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। इन क्वेश्चनों को करें, जो भी आपको बुक मिलती है, कोई भी जो कुछ जहाँ से आपको मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, प्रैक्टिस करें, बस ये कहता हूँ, तभी आप 100% प्राप्त कर सकते हैं। ये सीरीज 100% के लिए मैं और भी लेकर आऊँगा, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उन्हीं को कर लेना, उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। छोटा, सीधा और काल्पनिक, अभी बताया था पीछे, ऐसा उत्तल दर्पण हो सकता है और अवतल लेंस हो सकता है, और आंसर बी लिखाया था ना पीछे ही, 15/11 में आया क्वेश्चन है। किसी किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल का, उत्तल का, अवतल का? तो राइट आंसर आपका उत्तल दर्पण का, क्योंकि जब इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा, जब ज़्यादा वस्तुओं को दिखा सकता है एक अपने छोटे मिरर में, तो
इसी का प्रयोग करते हुए, इसी गुण का हम प्रयोग करते हुए इसी दर उसमें लगाते हैं वाहनों में, पीछे का दृश्य देखने के लिए। क्लियर? दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कौन होगा? किरण जो आ रही है ऐसे करके लंबवत आ रही है, और ये आपने पढ़ा होगा जब भी लंबवत आती है किरण, लंबवत आएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल भी अपवर्तित नहीं होगी, तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। 15 को मुझे लगता है बहुत इसमें बिना देखे ही अगर आप आंसर बताओ तो क्या कर दोगे पता है? आपने डी लगा दिया होगा अब तक कि साइन आई अपॉन साइन आर। आपसे विचलन पूछ रहा है कितना विचलित हो जाएगी किरण, समझिए इस क्वेश्चन को। और ऊपर से यह है आपका लंब, ठीक है। ये किरण आपने डाली, ये तो सेम कलर हो गए, और जानी चाहिए थी ये सीधी। अच्छा, ये एंगल बताया उसने आपतन कोण 42 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण कितना होगा? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो 42 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब फिर समझिए, लेकिन किरण क्या हो 30 डिग्री का एंगल बना रही है अपवर्तन, मतलब नीचे की तरफ कुछ थोड़ी सी झुक गई है, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कितनी विचलित हुई है, तो विचलित ये हुई है ना, जानी चाहिए थी सीधी और नीचे की तरफ, तो ये एंगल कितना होगा? ये टोटल 42 है, 30 ये रहा, तो ये बचा 12 डिग्री। आंसर ए। 16 क्या कह रहा है? अब ये अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन आ गए कि वायु के सापेक्ष और उसके सापेक्ष। चले इन क्वेश्चनों पे भी करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखना कैसे? जब भी जिसकी सापेक्ष बात करें उसे आप पहले लिख लो, एयर के सापेक्ष तो एयर, अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं, और किसका कह रहा है सापेक्ष? कांच का, तो कांच मतलब कि गिलास, उसको लिख लिया आपने आगे। ये दे रखा है 1.5, और आपसे पूछ क्या रहा है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब कांच के सापेक्ष, सापेक्ष गिलास के पूछ रहा है तो आगे लिखो, और किसका पूछ रहा है? वायु का, आगे लिखो। मतलब ये दोनों उल्टे हैं ना, एयर के सापेक्ष गिलास और गिलास के सापेक्ष एयर पूछ रहा है। जब उल्टे हैं तो आप अपने अपवर्तनांक को भी उल्टा कर दीजिए। 1/1.5 सॉल्व करिए, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 10/15 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, आंसर हो गया 2/3। और आप 3 का जब 2 में भाग दोगे तो न जाने की 0.20, 3 18, 6 आता चला जाएगा। जब आप इस 6 को हटाना चाहोगे तो 5 से बड़ा है तो इसमें एक अंक बढ़ जाता है, आंसर आपका डी। 14 में आया वो क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो कांच के सापेक्ष वायु का पूछा आपको। उल्टा पूछ रहा तो आप अपनी वैल्यू को भी उल्टा कर दीजिए, 2/3। कौन सा है? तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन समझ पाएंगे जब आप प्रिज्म पढ़ लेंगे, इससे अगला चैप्टर जब पढ़ लेंगे। प्रिज्म में सब बताया जाता है कि अपवर्तनांक का रंग से क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन मैंने रखा है 17 में आया वो क्वेश्चन है, तो फिर बता देता हूं इस पर क्वेश्चन में। जब प्रकाश को प्रिज्म से निकाला जाता है, जो प्रकाश है लाइट है सन का, वो वाइट होता है। जब इसे निकाला जाता है तो वे 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। सबसे ऊपर कलर होता है रेड, और सबसे नीचे होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी। तो समझिए अपवर्तनांक क्या है? जब जिस किरण को सबसे ज्यादा मोड़ रहा है प्रकाश की को, तो वो उस पदार्थ का उस रंग के लिए सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा। तो सबसे ज्यादा बैंगनी को मोड़ रहा है तो सबसे अधिक बैंगनी के लिए, और सबसे कम लाल को मोड़ रहा है तो सबसे कम अपवर्तनांक लाल के लिए। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2, तो वायु में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है, तो कांच में प्रकाश की चाल आपको बतानी है। तो देखो वायु के सापेक्ष ए एन, कांच का दे रखा है तो ग्लास 3/2, प्रकाश की चाल दे रखी है v इन एयर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन देने का ये अर्थ है कि आपको अपवर्तनांक और प्रकाश की स्पीड में रिलेशन पता हो। क्या रिलेशन होता है? n1/n2 = v2/v1, मतलब कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक = दूसरे माध्यम में स्पीड बटे पहले माध्यम में स्पीड, दोनों ही उल्टे हैं।
अब एयर गिलास की बात कर रहा है तो मैं पहले को एयर मान लूँ, जैसा चाहो आप, दूसरे को गिलास मान लूँ। तो फिर उल्टा है तो ऊपर को गिलास लेना पड़ेगा आपको, नीचे एयर। उल्टे हो गए ना दोनों, दोनों उल्टे हो गए। लो यहाँ पर गिलास ले लिया। अब वैल्यू पुट कर देनी है आपको। एन ए की वैल्यू हमेशा एक होती है अपवर्तनांक हवा का। एन जी 3/2 दे रखा है, 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 × 10⁸। ऊपर आपको चाहिए उसकी वैल्यू x, क्योंकि आपको vg चाहिए, vg है नहीं आपके पास तो आपने x मान लिया, बटे 3 × 10⁸। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर। फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आते होंगे आपसे, 2/3 हो गया, इज इक्वल टू x बटा 3 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब x बराबर लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे 3 × 2 × 10⁸, 3 से 3 कैंसिल आउट, आपकी स्पीड आई 2 × 10⁸। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है देखिए। वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, अपवर्तनांक आपको कांच का दे रखा है, तो कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। सेम यही चीज जो रूल अभी हमने फॉलो किया था वही करना है। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, गिलास का दे रखा है, यानी कि एन जी दे रखा है आपको 3/2, यानी फिक्स पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वी जी आपसे पूछ रहा है, एक्स मान लो, वी आपको दे रखी है 3 × 10⁸, एन ए हम जानते हैं 1 होता है, तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले सेम क्वेश्चन की तरह है तो आंसर भी सेम ही आएगा फर्स्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है आपको और जल का अपवर्तनांक दे रखा है, तो जल में प्रकाश की चाल आपको बतानी है। जल अपवर्तनांक दे रखा है तो प्रकाश की चाल यहां पर बतानी है। सेम उसी की तरह करना है आपको। वी ए पता है, वी डब्ल्यू आपको निकालनी है, जल एक्स मान लो, ये दे रखी है 3 × 10⁸। एन ए हमेशा 1 होता है, एन जी आपको एन डब्ल्यू वाटर में ना, क्या है, वाटर है, तो फिर एन डब्ल्यू आपको 4/3 दे रखा है। क्लियर। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल सेम उसी तरह से देखो, 4/3 एन डब्ल्यू बटे एन ए, फिर ऊपर एक्स, नीचे 3 × 10⁸। ठीक है। जो भी चीज रखेंगे आपको उल्टा रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 4 × 3 = 12, 12/9, 12/9। एक मिनट, इसमें यहां पर आपने गलत लिख दिया है, क्योंकि उल्टा लिखना होता है, मैंने ऊपर ही दोनों का वो लिख दिया था। चलिए, क्या लिखना है आपको, वी ए, जैसे एन ए ऊपर लिखना चाहते हैं, एन डब्ल्यू लिख लेते हैं, आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। 4/3/1 बराबर, नीचे एयर के लिए तो स्पीड आपको ऊपर किसकी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर देखो, जैसे आपने लिया है एन जी बटे एन ए, अब ऊपर आपको एन ए अपॉन एन जी, तो ऊपर एन जी एन ए कितना है, 3 × 10⁸। स्पेस कम होने के कारण मैं इसे बहुत छोटा लिख रहा हूँ, 3 × 10⁸ बटे एक्स, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 4x × 3 × 9, 9 × 10⁸ बटे 4, x बराबर आया 4 दूनी 8, 2.25 × 10⁸, यह इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर आपको अपवर्तनांक पूछा है पदार्थ का। क्या पूछा है, अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक कैसे करेंगे, आपको n1 n2, वायु की बात कर रहा है पहले, तो जो वायु की बात कर रहा है तो आपको एन ए तो दे दिया, एन ए 1, एन पदार्थ कह रहा है तो एन पी लिख लेता हूं, इसका पूछ रहा आपसे एक्स, ठीक है। इसके बाद वी ए दे रखा है आपको 3 × 10⁸,
और निकालना क्या है, वी पी, पदार्थ में स्पीड। अच्छा दे रखी है, सॉरी, ये कितनी दे रखी है, 1.5 × 10⁸ आपको एन पी की वैल्यू निकालनी है, लिख लो एन पी बटे एन ए बराबर वी ए अपॉन वी पी। ठीक है, वी इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो एन पी इज इक्वल टू वी ए 3 × 10⁸ बटे वी पी 1.5 × 10⁸ 8, 10⁸ से 10⁸ पावर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, 15 दूनी 30, वैल्यू आया आपका 2, आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः दे रखे हैं। वायु के सापेक्ष तो ए एन डब्ल्यू दे रखा है पहले वाटर का 4/3, फिर ए एन जी दे रखा है कांच का 3/2। जल के सापेक्ष यानी कि वाटर किसका पूछ रहा है, कांच का, ये पूछ रहा है आपसे, ये दोनों दिए हुए हैं। तो देखो जो सामने होता है हमेशा अपर्तनांक उसी का होता है, तो गिलास की बात करें तो गिलास को रखेंगे ऊपर 3/2 और नीचे रखेंगे वाटर का 4/3, 3 × 9/8, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखो कांच तो प्रयुक्त किया जाता है, प्लास्टिक भी प्रयुक्त किया जाता है, प्लास्टिक के भी प्रयोग में लिया जा सकता है लेंस बनाने में, लेकिन जल लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। और ऑप्शन है 4th इसमें ये सभी, तो जब दो सही हैं तो फिर ऑप्शन यही सही होगा। अच्छा जल प्रयुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन यहाँ देखिए सकता की बात कर रहा है, मतलब कैन बी पॉसिबल। तो जल एक लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो इसलिए इसका लेंस बनाया जा सकता है, इसकी तरह व्यवहार कर सकता है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल लेंस है, उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में चीज रखी हुई है, दर्पण खत्म हुए, अब लेंस चल रहे हैं आपके, इसके और यहाँ एफ है मान लिया, इसके बीच में रखी हुई है। तो इस कंडीशन में क्या होता था, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता था और सीधा बनता था, छोटा वाला काम खत्म, छोटा वाला काम खत्म, बड़ा से उल्टा बनेगा ही नहीं आभासी के साथ, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, तो वस्तु कहाँ रखी जाए, बिल्कुल इसी क्वेश्चन का ये अपोजिट है। अब देखो उत्तल लेंस में तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाए। एक उत्तल लेंस के सामने 2f पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये आपको रटा हुआ ही होगा कि 2f सी की भांति व्यवहार करता है, जैसे वस्तु सी पर रखी होती है तो सी पर रखी होती है तो सी पर ही बनती है उसकी इमेज, तो 2f पर रखी वस्तु की इमेज 2f पर ही बनती है हमेशा। 2f होता क्या है, लेंस है, f है, ये इतनी दूरी 2f कहलाती है, और बनेगा इसी पर नहीं, यहाँ बनता है 2f पर, ये f होगा, दोनों तरफ 2f होते, f1 f2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, आप इस बात को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, ये f है और ये 2f है। जब 2f मैंने बताया c की भांति व्यवहार करता है, जब वस्तु 2f पर होती है तो 2f पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और इससे पीछे की कंडीशन में हमेशा छोटा बनता है। तो 2f से आपको आगे आना पड़ेगा, 2f से आपको आगे आना पड़ेगा और f तक ही रहना पड़ेगा, क्योंकि f से आगे जाने पर तो फिर आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो f और 2f के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु उसके प्रतिबिंब के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर है, तो प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात। इस सवाल को निकालने से पहले देखो 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को निकालने से पहले आपको वी यू क्या होता है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़िए पहले आराम से, और आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता होगा, v/u m इज इक्वल टू h/o o', प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये आपको पता होना चाहिए।
तभी आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको यह अनुपात पूछा है ना, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, तो v अपॉन यू होगा, v अपॉन यू 30/10 बराबर 3 आया अनुपात। तो 3 क्या है, इसमें 1 से कंपेयर करा रहा है तो 1 से अधिक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है। ये बात मैंने आपको बताई कि आभासी और सीधा और छोटा ये अवतल लेंस में और उत्तल दर्पण में संभव है। तो अवतल लेंस यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, उत्तल दर्पण नहीं है, इन दोनों में ये पॉसिबल है। 0.4 मीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर। देखो इसमें आंसर आएगा कितना उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें बस ये देख लेना क्योंकि बनेगा कहाँ, पहले इस बात को समझिए। उत्तल लेंस है, 0.4 मीटर फोकस दूरी है, मतलब ये वस्तु है यहाँ 0.4 दूरी है, ये फोकस की एफ है ये, और यहीं पर वस्तु रखी है 0.4 मीटर की दूरी पर। तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, एफ और पी और एन सी के बीच में बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा यहाँ, मतलब 0.4 से पहले ही बन जाएगा, 0.3 पर, 0.2 पर और ऑप्शन है नहीं, 0.4 और 0.2 ही है, तो ये दोनों तो कट गए। क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, देखो कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस से बता दूंगा, ठीक है। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब 0.5 है, तो ये लेंस कैसा होगा। देखो आवर्धन पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब आभासी प्रतिबिंब या तो अवतल लेंस बना सकता है, उत्तल दर्पण बना सकता है, ठीक है। तो क्या उत्तल लेंस बना सकता है, ये भी बना सकता है उस वाली कंडीशन में, कब, जब P उसमें C और F के बीच में वस्तु रखी हो, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका हमें क्या करना, फोकस दूरी भी तो बतानी है साथ में कि फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी कितनी है, तो इस बात को समझ लें। अगर फोकस दूरी नेगेटिव आई तो अवतल लेंस, पॉजिटिव आई तो उत्तल लेंस। ओके, निकाले। लेंस से 2 मीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, तो U दिया है आपको 0.2 मीटर। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन यानी m 0.5, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, u की वैल्यू को वैसे बाद में ही रखना चाहिए, किसी की भी वैल्यू को, फॉर्मूला जब तक हम आसानी से उसे छोटा ना कर लें। तो m = v अपॉन u, v = mu हो जाएगा। भैया मैंने v की वैल्यू यहां से क्यों ली, क्योंकि f निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या होना संभव है, क्या क्या होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u, तो v था नहीं। अच्छा, इसे सॉल्व करो तो u माइनस v बटे u v, ओके। u की वैल्यू तो u माइनस v की वैल्यू रखो m u, सही। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू रख देते हैं, u को नहीं हटा रख रहे हैं अभी। चलो कलर बदल लें। 0.5 u बटे u v, u की वैल्यू तो u और v की वैल्यू 0.5 u, तो 0.5 u स्क्वायर हो गया। अच्छा, 0.5 u से u गया तो माइनस के 0.5 u बचा, बट 0.5 u स्क्वायर से u खत्म, 0.5 से 0.5 क्या बचा, माइनस के 1/u, माइनस के 1/u, ये किसके बराबर आया, 1/f के। देन f इजिकल टू ऊपर दोनों को बदल देंगे तो u आ जाएगा माइनस का, वो f बराबर माइनस के u, मतलब जितनी u की वैल्यू है उतनी f की वैल्यू है माइनस में। तो u कितना था, 0.2, तो 0.2 फोकस दूरी नेगेटिव, मतलब अवतल लेंस। आंसर बी आपका सही होगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था जैसे जो हमें से सॉल्व करना पड़ा, बाकी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा नहीं था। 33 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में CBSE में आया था। ये कह रहा है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा दर्पण या लेंस रखा है जिससे ये चीज़ें हमें पॉसिबल होंगी। देखो सामने की तरफ किरणों को सिर्फ एक ही लेंस है जो मोड़ देता है, कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये सब क्वेश्चन क्षमता वाले स्टार्ट हो गए।
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो क्षमता बतानी है। देखो ध्यान रखना, जहाँ भी क्षमता बतानी हो और फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, क्योंकि क्षमता निकालने के लिए एफ जो आपको पता होनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए। अब मीटर में नहीं है तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करें, आप कुछ भी टेंशन ना लो, P = 1/f होता है। तो आप f की वैल्यू रखिए 1/25 और गुणा कर दीजिए 100, 25 चौक 100, 4 डायोप्टर आएगी। माइनस और पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे, अगर उत्तल लेंस है तो डायोप्टर पॉजिटिव, क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो डायोप्टर नेगेटिव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर, क्षमता बतानी है। तो P = 1/2 यानी कि 0.5 डायोप्टर। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगी, ऑप्शन ए। 36, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और क्षमता आपस में व्युत्क्रम होती है, इन्वर्स होती है। तो आपको फोकस दूरी बतानी है, F = 1/, क्या लिख दिया, F = 1/P। तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, और सेंटीमीटर में चेंज करना तो 100 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बतानी है, P बतानी है आपको। उत्तल लेंस से तो पॉजिटिव आने वाली है, तो मैंने बताया 1/50 लिखिए, सेंटीमीटर में तो 100 का गुणा करिए, 50 दूनी 100, 2 डायोप्टर, माइनस के प्लस के, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है ना कि अवतल। क्वेश्चन नंबर 38, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता बतानी है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 1/50 × 100, 2 आएगी, पर 2 आएगी नेगेटिव, 2 डायोप्टर, क्योंकि अवतल लेंस है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, क्षमता पॉजिटिव आने वाली है, P। उत्तल लेंस है तो 100/20, 20 पंजे 100, 5 डायोप्टर, ऑप्शन बी। फोकस दूरी बतानी F, 1/5 यानी कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, और कैसा लेंस है, उत्तल, -5 डायोप्टर है तो लेंस अवतल है, तो फोकस दूरी भी नेगेटिव होगी, तो माइनस के 0.2 मीटर, ऑप्शन सी सही होगा आपका। क्लियर। ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके। इन क्वेश्चनों को अगर जिस बच्चे ने निकाल लिया, लगा लिया, वो ये मान लो कि 100% क्वेश्चन क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम में। क्लियर। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स होगा तो। क्लियर।